सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए सभी को ढेर सारा आशीर्वाद के साथ इस क्लास की मैं शुरुआत करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स बराबर एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को जब x माइनस ए से विभाजित किया जाता है तो क्या रिमाइंडर बचेगा। याद रखना मेरे दोस्त, जिससे डिवाइड करना है आप उसको जीरो के बराबर कर देना, तो यहां से x की एक वैल्यू निकलेगा। जिसे डिवाइड करना है आप उसे जीरो के बराबर कर दिए, तो यहां से x की जो वैल्यू आया आप x की यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, बस डिवाइड हो जाएगा, है ना। x के जगह अगर आप a रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये a क्यूब हो जाएगा माइनस ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। आप यहां से देखिए 6a हो गया और माइनस a हो गया, ए क्यू से ए क्यू चला गया, 6a में एक a जाएगा, ये 5a रहेगा। तो याद रखना जिससे मुझे भाग देना है हम उसको जीरो के बराबर करते हैं, x का वैल्यू लेके आते हैं और x का वो वैल्यू जैसे ही हम बहुपद में पुट करते हैं डिवीजन हो गया, उसके बाद जो हमें दिखता है वो रिमाइंडर ही होता है। तो ये जो हमारा 5a है ना, एक्चुअल में ये है क्या, तो ये 5a हमारा रिमाइंडर है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। आप में से जिनका सी आया होगा करेक्ट रहा होगा। आओ ध्यान दो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो पॉइंट के भुज समान हैं और कोटि भिन्न भिन्न हैं, तो बताइए दोनों भुज निम्न में से किस पर होगा, दोनों पॉइंट किस पर होगा। अब आप देखो मेरे दोस्त, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पॉइंट होता है आप सबको पता है कि एक्स कोमा वाई के फॉर्म में होता है। यहाँ पर दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बारे में क्या कहा गया है कि दोनों का भुज समान है, यानी एक्स का मान समान है। एक काम कीजिए ना, एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स को 2 मान लीजिए, वाई को 3 मान लीजिए, हैं एक्स को 2 वाई को 4 मान लीजिए। अब क्वेश्चन ही कहा था कि एक्स को सेम रखना है तो एक्स को हमने सेम रखा, वाई को बोला डिफरेंट डिफरेंट रखिए तो वाई को मैंने डिफरेंट डिफरेंट रखा है, ठीक है। अब हम आपसे पूछा क्वेश्चन में कि इसका लोकेशन कहाँ होगा, कहाँ ये सिचुएटेड होगा। तो मेरे दोस्त इसके लिए आप तुरंत क्वाड्रांट एक्सिस बनाइए। क्वाड्रांट एक्सिस जैसे ही आप बनाएंगे तो ये आपका 1 और 2 हो गया, ये 1 2 3 और 4 हो गया। एक पॉइंट हमारा 2,3 है, 2,3 यानी कि यहाँ पर होगा, ठीक है। एक हमारा 2,4 है तो 2,4 एक पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। तो आप इस तरह से ये देखेंगे कि ये जो दोनों पॉइंट है वो कहाँ सिचुएटेड है। ये दोनों पॉइंट मेरे दोस्त यहाँ पर है, और इसको अगर हम ध्यान से देखें, ये दोनों पॉइंट जिस लाइन पर है वो किसके पैरेलल है, y के पैरेलल है। यानी हम कह सकते हैं कि जिनका x कोऑर्डिनेट यानी भुज एक समान होगा, लेकिन अगर कोटि डिफरेंट डिफरेंट यानी y का मान डिफरेंट डिफरेंट होगा, तो वो जो दोनों पॉइंट होगा वो किसके पैरेलल होगा, वो y एक्सिस के पैरेलल होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप में से जिनका सी नंबर आया होगा करेक्ट आंसर रहा होगा। देख रहे हो? अब मैंने डिस्कशन स्टार्ट नहीं किया कि तुम लोग का प्रॉब्लम ही शुरू हो गया। एकदम कमेंट अजीब अजीब से कमेंट करना स्टार्ट कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, दिस कर दिए, दैट कर दिए। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं ना जिनकी शिकायत इस जन्म में खत्म नहीं होने वाली, है ना। और वो जिंदगी भर सिर्फ शिकायत ही करते रहेंगे, शिकायत के अलावा उनको तो कुछ करना है नहीं, है। क्या है, क्या छूटा, क्या हुआ, उसको लेके आप जितना टेंशन में है ना, उससे ज़्यादा टेंशन में मैं रहता हूँ, क्योंकि वो जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। इसलिए मुझे पढ़ाने दीजिए, परेशान मत कीजिए। बाकी आपको अगर करना है तो आप कीजिए, बस इतना याद रखिए कि ये ठीक नहीं है ना। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। तुम अब कुछ भी बोलो, मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। एक त्रिभुज
थोड़ी ना, एक दो अब डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं तो उनका खानदानी काम होता है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट मतलब उनका खानदानी काम है यही है, बस शिकायत करना। तो करने दीजिए शिकायत, छोड़िए, आइए पढ़ाने दीजिए। हर चीज में वो नुक्सा ही निकालेंगे। गांव में भोज हो रहा है उसमें भी नुक्सा निकालेंगे, किसी की शादी हो रही है उसमें भी नुकसान निकालेंगे, कोई अच्छा काम हो रहा है उसमें भी नुकसान निकालेंगे। उनका काम सिर्फ और सिर्फ शिकायत ही करना होता है, संतुष्टि उनको जीवन में कभी नहीं होता है ना। चलो आओ काम करने दो। एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही बेस पर स्थित समान क्षेत्रफल के हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं 26 सेमी, 28 सेमी और 30 सेमी है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर स्थित है तो इनकी ऊंचाई क्या होगा। अब देखो कितना कितना अच्छा बात कहा कि देखिए एक ट्रायंगल है और एक हमारे पास पैरेललोग्राम है, ये दोनों एक ही बेस पर स्थित है। अब त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही बेस पर स्थित है, इसका मतलब दोनों का बेस एक समान है। ठीक है भाई, और हमें यह भी कह दिया है कि समांतर चतुर्भुज 28 सेमी के आधार पर है। तो जब समांतर चतुर्भुज और त्रिभुज एक ही आधार पर है, ठीक है भाई, हाँ भाई, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित है और इनका क्षेत्रफल भी एक समान है। और हमें कह दिया कि समांतर चतुर्भुज की बेस कितना है 28। तो जब दोनों सेम बेस पर है और एक का बेस 28 है मतलब दूसरा का बेस भी 28 ही होगा। ठीक है, तो चलिए आप एक ट्रायंगल भी बना लीजिए और एक पैरेललोग्राम भी बना लीजिए। तो मेरे दोस्त ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पर मैं एक पैरेललोग्राम बनाने जाऊंगा, ध्यान से देखना। ये देखिए मेरा पैरेललोग्राम हो गया, दोनों सेम बेस पर है और वो बेस है कितना 28। दोनों सेम बेस पर है और बेस 28 है, तो ये मेरा 28 सेमी हो गया और ये भी मेरा 28 सेमी हो गया। अब क्या है, त्रिभुज की तीन भुजा 26, 28 और 30 था। अगर ये 28 है, ये हमारा 26 हो जाएगा और ये मेरा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, तो हमें कह दिया है कि बताइए इस पैरेललोग्राम का हाइट क्या होगा। इस पैरेललोग्राम का हाइट, कोई बात नहीं, ये हाइट हमें फाइंड करना है। अब दोनों का एरिया इक्वल बोला है, तो सबसे पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल लो। अब आप ट्रायंगल का एरिया निकालने जाओगे तो उसके लिए आपको सेमी पेरीमीटर एस निकालना होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये हो जाएगा कितना 28 और 26, 8 6 14 5 54, 54 और 30 हो जाएगा 84। 84 बटा 2 कितना हो गया 42। ठीक है, अब आप हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालिए। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए। एस हमारा 42 है, एस 42 माइनस 30 करेंगे 12 होगा, 42 माइनस 26 करेंगे तो ये हमारा 16 हो जाएगा, और 42 माइनस 28 करेंगे तो ये हमारा 14 हो जाएगा। तो देखिए ये 14, ये जो है ना, ये 14 तिया 42 है। ठीक है, तो 2 14 में 1 14 बाहर आएगा, 12 तिया 36 का 6 बाहर आएगा और 16 के लिए 4 बाहर आएगा। यानी आपने त्रिभुज का एरिया क्या निकाला। अब दोनों का एरिया इक्वल है, जिसमें आपने त्रिभुज का एरिया निकाला 14 गुने 6 गुने 4। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। ये हो जाएगा 28 और इंटू एच। अब देखिए 14 2 28, 2 से जाएगा ये 2 बार में, तो 6 2 जा 12 हो गया, तो हाइट आपका 12 हो गया। तो इस तरह से पैरेललोग्राम का हाइट आपने कितना देख लिया, 12 देख लिया। ठीक है भाई। मैं कब शादी कर रहा हूँ, भोज खिलाना है। मेरे शादी के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो हैं? मेरा मेरे भोज का इंतजार मत करना, पता नहीं वो भोज तुझे मिल पाएगा भी या नहीं मिल पाएगा। इसलिए अपना भोज खाओ भाई और संतुष्ट रहो। ठीक है, दूसरे के भोज का इंतजार नहीं करना है। यहाँ देखो,
यदि इक्वेशन 4x प्लस 3y बराबर 12 के आलेख निर्देशांक अक्षों को ए और बी पर काटती है, समकोण त्रिभुज ए ओ बी की कर्ण क्या होगी, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी। तो आप यहां से देखिए, अगर आप क्वाड्रांट एक्सिस बनाते हैं तो सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक पॉइंट, ये ओरिजिन है, और जो लाइन एक्सिस को ए और बी पर काट रही है उस लाइन का इक्वेशन क्या है, उस लाइन का इक्वेशन है 4x प्लस 3y और बराबर कितने, 12। तो आप क्या कीजिए, इसको 12 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए, 12 से इधर भी डिवाइड कर दीजिए। 4x बाई 12 x बाई 3 हो जाएगा, 3y बाई 12 तो y बाई 4 हो जाएगा, और बराबर कितने, बराबर 1 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने यहां पर देखा, x को ये 3 पर काटने जाएगा और y को ये 4 पर काटने जाएगा। इसका मतलब ये लाइन कहाँ से गुजरेगी, इसका मतलब ये लाइन गुजरेगी इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, 5। तो आप आराम से कह सकते हैं इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो, ये क्या है, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल बीडीई, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल इस प्रकार है कि डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो आप एबीसी और बीडीई के एरिया का रेशियो क्या होगा। अब देखिए, सबसे पहले अपने पास एक ट्रायंगल, ये हो गया एक समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका नाम ए बी और सी है। हमें कहा है बीसी का मिड पॉइंट डी है, तो बीसी का मिड पॉइंट डी है, ठीक है। और एक और बात क्या कहा है, एक एबीसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बीडी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। तो आप ऐसा कर लो भाई, ध्यान से देखो, अगर हम बीडीई को भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाने चले जाएंगे तो बीडीई हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल किधर बनेगा, ये तो हमारा इधर बनेगा ना इक्विलेटरल ट्रायंगल बीडीई, ये हो गया हमारा बी डी और ई इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। आप समझिए, अगर इसकी भुजा मैं 2 मान लेता हूं, अगर इसका साइड मैं 2 मान लेता हूं, ठीक है, ऊपर वाले समबाहु का, तो 2 का आधा तो 1 ही होगा, इसका मतलब इस समबाहु का साइड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर, क्या ही दिक्कत है, दोनों के एरिया का रेशियो सिमिलरिटी से भी आ जाएगा। अगर आप ऐसे फॉर्मूल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपको पता है कि √3/2 इंटू साइड स्क्वायर, ये हो जाएगा ऊपर वाले का एरिया, और फिर देखिए √3/4 और इंटू नीचे वाले के साइड का स्क्वायर, तो √3/4 साइड स्क्वायर, यही तो एरिया होता है। यहाँ से आप देख पाएंगे √3/4 से √3/4 चला गया, ये 4:1 नजर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर ए। आओ मेरे दोस्त, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 6 नंबर पर आते हैं। अब देखो 6 नंबर क्वेश्चन है, x+1 और x-1 उस पॉलिनोमियल के दो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स। तो बताओ ए और बी का मान क्या होगा। तो मेरे दोस्त, फैक्टर को 0 के बराबर करो, x की जो वैल्यू आएगा इसे जीरोस कहते हैं, शून्यक। फैक्टर को 0 के बराबर करो, x की जो वैल्यू आएगा ये शून्यक है, जीरोज है। तो उस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर्स दिया हुआ था, दोनों फैक्टर्स को 0 के बराबर किए, x का मान -1, x का मान 1, यहां से क्या हो गया, उसके 2 शून्यक आ गए। और मेरे दोस्त, जब ये 2 शून्यक आ गए तो शून्यक का काम क्या है, शून्यक का काम है बहुपद को 0 बनाना। तो चलिए आप इसको 0 बनाइए। तो x का मान -1 पुट करिए, ये आपका 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा -a, यहाँ पर -3 हो जाएगा, -1 तो ये -2 हो जाएगा, और ये हमारे पास b है। इसको किसके बराबर कर देना, 0 के बराबर, क्योंकि शून्यक का काम ही है बहुपद को 0 बनाना। x का मान -1 उसमें डाले हैं, इसको बना दिया 0। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर a और b को हम इस पार फेंक दें, a और b को इस पार लेके चले जाएं, यहाँ क्या बचेगा, 1 और -5, यानी कि हो जाएगा -4। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब आप क्या करो, x बराबर 1 पुट करो, 1 पुट करोगे 1 रहेगा, ये a रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, और मेरे दोस्त ये b रहेगा, ये भी 0 के बराबर होगा।
तो फाइनली a प्लस बी बराबर यहाँ क्या होगा 3, 3 में से 3 गया 0, तो 0 हो जाएगा। तो लीजिए a और प्लस b यहाँ पर क्या हो गया 0 हो गया। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे ना, ये हो जाएगा 2a का मान -4, a का मान -2 हो जाएगा। अब a का मान -2 है तो b का मान क्या होगा, तो b का मान आपके पास 2 हो जाएगा। ठीक है, तो a का मान -2, b का मान 2, यही इस क्वेश्चन का रिजल्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप में से जिनका ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है ब्रदर, 5:30 बजे कुंदन कुमार, 5:30 बजे 6 नंबर हो गया। चलो 7 नंबर पर आओ, 7 नंबर देखते हैं क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक डायग्राम है जिसमें एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है सी, सेंटर ओ है और रेडियस आर है। ओके, ए बी डायमीटर है, ठीक है, ओ डी ए बी पर परपेंडिकुलर है और बी डी चाप पर कोई पॉइंट सी स्थित है। ए सी डी का मान क्या होगा। सबसे पहले आप ये देखिए, आपको कुछ पॉइंट तो पता ही होना चाहिए। जैसे मान लो एक सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल का ये मान लो सेंटर है। आपने क्या किया, एक डायमीटर खींच दिया। तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि ये जो डायमीटर है इसके एंड पॉइंट को सरकमफेरेंस पर कहीं भी मिला देंगे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि व्यास परिधि पर 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। तो अगर ए बी डायमीटर है तो यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री के एंगल बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, अगर ओ डी ए बी पर परपेंडिकुलर है तो इधर 90 है तो इधर भी क्या होगा, इधर भी 90 होगा। ठीक है, अब आप इसके विषय में सोचिए, ये आपका क्या है, ये आपका एक आर्क है, चाप है। किसी चाप के द्वारा जितना डिग्री सेंटर पर बनता है उससे आधा सरकमफेरेंस पर बनता है। सेंटर पर अगर 90 बन रहा है यहाँ 45 बनेगा। ठीक है, दूसरी बात, एक ही आर्क के द्वारा सर्कल के एक ही तरफ सरकमफेरेंस पर समान एंगल बनते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर इसके द्वारा यहाँ परिधि पर 45 है तो इसी के द्वारा ये भी तो एंगल बना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका 45 ही हो जाएगा। तो आपको ए सी डी ही मांगा था, तो ये भी आपका 45 हो जाएगा, कहीं से कोई समस्या नहीं रहेगा। ठीक है भाई, चलो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब 8 नंबर की ओर आ जाओ। 8 नंबर देखते हैं क्या है। एक 5 मीटर हाइट के कमरे के चारों दीवार पर 70 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कागज चिपकाने का टोटल खर्च इतना है। यदि कमरे की लंबाई चौड़ाई का रेशियो इतना है तो कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्या हो जाएंगे। आप सबसे पहले देखिए, ये अनुपात की राशि, यहाँ ध्यान दो, लंबाई चौड़ाई है ना, अगर मैं अनुपात की राशि x मान लूँ तो कोई आपत्ति नहीं होगा, नहीं। देखिए हुआ क्या है, 70 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर। एक काम करते, इसको पैसा में बदल देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 157.50 इतना पैसा हो जाएगा। ठीक, अब देखो क्या रेट क्या है, 70 पैसे में 1 मीटर स्क्वायर क्या होता है, 70 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कागज चिपकाया जा रहा है। तो 70 पैसा में अगर 1 मीटर स्क्वायर कागज चिपकाया गया चारों दीवार पर, तो बताइए 15,750, इतना पैसा में कितना मीटर स्क्वायर चिपकाया गया होगा। 70 पैसे में 1 मीटर स्क्वायर, तो इतने पैसे में कितना मीटर स्क्वायर। तो आप देख लीजिए, यहाँ से पैसा पैसा हमारा चला गया, एक जीरो से एक जीरो भी चला गया, 7 दूनी 14, ध्यान दें 7 दूनी 14 और 7 बचे 35, यानी यहाँ से 225 मीटर स्क्वायर हो गया। आपको भली भांति पता है कि कमरे के चारों दीवारों का एरिया 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ये 225 मीटर स्क्वायर हो चुका है। अब 2 इंटू एल प्लस बी, तो एल आपके पास ये है और बी आपके पास ये है, तो हो जाएगा 5x, और इंटू हाइट कितना है 5 बराबर 225। अब यहाँ से अगर हम देख भी लें, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो ये 25 से 9 बार में चला जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 4.5। अब x की वैल्यू 4.5 है ना, तो 4x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x की वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 4.5 यानी 18 मीटर, और x की वैल्यू कितना हो जाएगा 4.5 मीटर।
तो 18 मीटर और 4.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप में से जिनका ए आया होगा करेक्ट रहा होगा। ठीक है ब्रदर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक मंदिर के खंभे बेलन के आकार का है। मंदिर के खंभे बेलन के आकार का है। खंभे का रेडियस इतना है, हाइट इतना है। ऐसे 14 खंभे बनाने में कितने कंक्रीट मिश्रण की आवश्यकता होगी। तो खंभा बनाएंगे कंक्रीट मिश्रण से, तो मेरे दोस्तों कहाँ यूज होगा उसका, तो स्ट्रक्चर बनाया जाएगा और उसके अंदर मटेरियल डाला जाएगा, मतलब क्या है, वॉल्यूम, है ना। तो देख लेते हैं एक खंभा बनाने में कितना कंक्रीट चाहिए, जितना खंभे का वॉल्यूम होगा। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई अगर आर स्क्वायर करने जाएंगे तो 400 हो जाएगा और एच देखने जाएंगे 10 हो जाएगा। तो इतना मीटर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, ये क्या हो रहा है मेरे दोस्त, 20 सेमी और 10 मीटर हाइट है। बीस सेमी है तो 20 का स्क्वायर 400 सेमी स्क्वायर हो जाएगा। हाइट 10 मीटर है, 10 मीटर है तो सेमी में बदलेंगे तो 1000 सेमी हो जाएगा। इतना हमारा क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब में आंसर बोला है ना, कोई बात नहीं बदल लेंगे मीटर क्यूब में। इतना सेमी क्यूब वॉल्यूम होगा एक खंबे का। एक खंबे का ऐसा ऐसा कितना खंबा है, 14। तो देखते हैं 14 खंबे हैं तो कितना लग जाए, ऐसा ऐसा कितना खंबा है, 14 खंबा है। एक खंबे का कंक्रीट हो गया, 14 खंबे बोला तो 14 से मल्टीप्लाई किए, जो भी आएगा सेमी क्यूब आएगा, लेकिन मुझे मीटर क्यूब में चाहिए। तो मीटर सेमी क्यूब को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो सेमी क्यूब को मीटर, पहली बात तो सेमी स्क्वायर को मीटर में बदलना है तो 100 गुने 100, 100 से भाग देंगे, 1 सेमी मीटर में बदलेगा। यहाँ 2 सेमी इसलिए 2 बार 100 से देना पड़ा, 1 सेमी यहाँ भी है तो 1 बार 100 से यहाँ भी भाग देना पड़ेगा। अब ये कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब जो कटता है उसको काटिए, जैसे ही काटिएगा तो 2 0 2 0 2 0 2 0 चला गया हमारा, 1 0 से 1 0 और भी चला जाएगा, 7 और दूनी 14 हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पर 8, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, नीचे 10 है 17.6 हो जाएगा। तो 17.6 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे दोस्त आप सभी लोग प्यार से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। ऊपर वाले से मेरी प्रार्थना होगी कि आपका काम जरूर हो जाए और उसमें मैं अहम भूमिका निभाऊंगा जितना निभा सकता हूँ। ठीक है, आओ तो ध्यान दो। अब एक आध दिन मान लीजिए कि हम अगर 20 क्वेश्चन करा दिए किसी जरूरी काम से, तो उसको रिएक्शन में नहीं लेना है। अब तो हम आपको एक दिन भी क्लास आपका बंद नहीं करेंगे, सैटरडे संडे भी आपका हम क्लास लेंगे। एक दिन संडे को नहीं लेंगे, सैटरडे को लेंगे, है ना। संडे को इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि उस दिन डिस्कशन रहता है सेम टाइम पर। ठीक है, फिर भी कोई ना कोई टाइम पर हम कोशिश करेंगे क्लास लेने की। अब यहाँ पर देखिए ये 4 हो गया, साइन स्क्वायर, साइन की पावर 4 और 60 डिग्री, साइन 60 है कितना, तो साइन 60 हमारे पास √3/2, पावर 4 करेंगे ना 9 और नीचे हो जाएगा 16, प्लस ये भी हो जाएगा 9 और यहाँ पर 16। ओके, और ये देखिए -3, 10 स्क्वायर 60, 3 हो जाएगा, 10 45 1 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू कॉस स्क्वायर 45 तो 1/2 हो जाएगा। अब आप यहाँ देख लीजिए ये हो जाएगा 18/16 यानी कि 9/8, 4 गुने ये 9/8 है। ओके, माइनस ये 6 है और प्लस 5/2 है। तो देखिए यहाँ पर 9/2 हो जाएगा। अब 9/2 5/2 14/2 14/2 7, 7 माइनस 6 गया, रिजल्ट कितना हो गया 1। 1 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप सबने किया होगा 1 आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। ठीक है ब्रदर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 11 नंबर सवाल पर। अब देखो 11 नंबर सवाल एक कैलकुलेटिव है। अभी कैलकुलेटिव है, कैसे काम करें, किस प्रकार से हम इसको लेकर चलें, हमें मीडियन मांगा गया है। तो मेरे दोस्त सबसे पहली बात, मीडियन बना निकालते समय आपको एक चीज पर पहले ध्यान देना है और वो है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव होना चाहिए,
एक्सक्लूसिव मतलब ओवरलैपिंग टाइप का। कहने का मतलब एक क्लास का अपर लिमिट अगले क्लास का लोअर होना चाहिए, अगला का लोअर लिमिट अगले का लोअर। देखो, हर क्लास का अपर लिमिट अगला का लोअर होना चाहिए, हर क्लास का अपर लिमिट अगला का लोअर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, क्या देख रहे हो, इसका अपर लिमिट इसका लोअर है, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट है, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो मेरे दोस्त ये ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल यानी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल होना चाहिए। अगर नहीं है तो सबसे पहले उसको एक्सक्लूसिव बनाइए। एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं, तो एल में से, ध्यान देना, एल में से गैप का आधा घटा देना है आपको और यू में गैप का आधा आपको जोड़ देना है। अब रही बात कि सर ये गैप क्या होता है, किसी क्लास के अपर लिमिट और जस्ट अगले क्लास के लोअर लिमिट में जो डिफरेंस होता है वही गैप होता है। तो देख लीजिए, पहले क्लास के अपर लिमिट और जस्ट अगले क्लास के लोअर लिमिट में कितने का गैप है, 1 का गैप है, 1 का। तो ये जो आप देख रहे हैं 162, किसी क्लास का अपर लिमिट अगले क्लास के लोअर लिमिट में जो डिफरेंस आता है इसी को गैप कहते हैं। ये गैप 1 हो गया, ठीक है। तो चलिए, आपको अभी इस क्वेश्चन के अंदर पता चल गया कि गैप यहाँ पर 1 है। गैप बाय 2 करने जाएंगे तो क्या होगा, 0.5। एक काम करिए ना, पहले काहे सब में काम करेंगे, हम एक ही जगह पर काम कर लेंगे, सिर्फ मीडियन क्लास में कर लेंगे, उतना टेंशन क्या लेना। तो मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होगा। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो वो देखिए, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना होगा, ध्यान दो मेरे दोस्त। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी को एज इट इज रखो और अब कोना कोनी जोड़ो। अब इसमें आप 118 जोड़ दोगे 133 हो जाएगा, इसमें 145 जोड़ दो 42 जोड़ दोगे क्या हो जाएगा, 275। अब इसमें आप 127 जोड़ दोगे, 7 5 12 और ये 9 और 1 10 और ये हो जाएगा 3 और 1 4। अब इसमें 18 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 420। तो इस तरह से आपने क्या किया मेरे दोस्त, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2, तो n पता है किसको बोलते हैं, सिग्मा f को ही n बोलते हैं। सभी फ्रीक्वेंसी का योगफल ही n होता है। तो सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करोगे ना तो 420 ही आएगा, क्योंकि आखिरी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही सभी फ्रीक्वेंसी का योगफल होता है। तो यहां से आपको आ गया 420 और बटा में 2, कितना हो जाएगा भाई, 210। ये जो n/2 आया ना, इसको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढो, या तो 210 ही दिख जाए और नहीं तो 210 से जस्ट बड़ा। तो 210 को अगर हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढेंगे कहीं नहीं मिला, तो 210 से जस्ट बड़ा, 210 से जस्ट बड़ा ये है, यानी आप ये कह सकते हो। तो इस तरह से पता है आपको क्या मिल गया, तो ये आपको मिल गया मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास के वो काम कर लो, ओवरलैपिंग बना लो ये वाला। तो मीडियन क्लास के लोअर लिमिट में क्या करोगे, 166 में से 0.5 घटाओगे और 168 में 0.5 जोड़ोगे, ये तुम्हारा 165.5 हो जाएगा। ये हुआ आपका मीडियन क्लास का एल, ठीक है, मीडियन क्लास का एल हो गया। और मीडियन क्लास का यू कितना हुआ, 168 और 0.5। अगर हम यहाँ से इनका डिफरेंस लेने जाएं, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट, ये दिखेगा 3 और इसी को बोलते हैं क्या, वर्ग की लंबाई, लेंथ ऑफ क्लास h, ठीक है। और अब आप मेरे दोस्त मीडियन का फॉर्मूला लगाइए। मीडियन बराबर क्या होता है, l प्लस n/2 माइनस सी और बाई f और इंटू h। तो देखिए l कितना है, 165.5, n/2 कितना, तो n/2 हो गया 210, माइनस सी, मीडियन क्लास है जस्ट पहले के क्लास की कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही आपका c है, बाई f, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी को f कहते हैं। तो ये हो गया हमारा 142 और इनटू h हमारा कितना निकला है, 3। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आप इसको सॉल्व करिएगा, वेरी सिंपल आपका आंसर आएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप सब लोग निकाल के देखिए। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, अप्रॉक्सीमेट होगा, थोड़ा सॉल्व आपको करना होगा। अब कुछ जगह पे ऐसा होगा जहां आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा,
ठीक है भाई। ठीक है, तो यहां पर हमारा अप्रॉक्सीमेट 167.13 हो जाएगा। ये सॉल्व आपको करना होगा, तो ये आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। बीपीएससी है, यहाँ अप्रॉक्सीमेशन भी काम नहीं करेगा, आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर ऑप्शन में नन ऑफ दीज अवेलेबल है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। यदि एक समांतर श्रेणी का 5वां और 12वां पद इतना इतना है, तो 20 पद का योगफल क्या होगा। देखिए 12वां पद बोले तो a+11d, और a+11d है कितना, ये 65 है। ठीक है, 5वां पद 30 है, तो 5वां पद क्या होता है, a+4d, और ये कितना है 30। तो a+11d हमारा 65 है और a+4d हमारे पास 30 है। आइए अब इसको हम सॉल्व करें। हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान देना, हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपना 7d, ये हो जाएगा 7d और यहाँ 35। तो देखो d की वैल्यू कितना आ गया, d की वैल्यू 5 आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करो, a और प्लस 11 5 55 बराबर ये 65 है, तो a का मान हो जाएगा 10। a का मान 10 हो गया और d का मान 5 हो गया। क्या चाहिए मुझे, 20 पदों का योगफल। तो 20 पदों का योगफल चाहिए, तो n/2। ठीक है, 2a फर्स्ट टर्म कितना हो गया, फर्स्ट टर्म 10 हो गया, 20 - 1 19 और इंटू डी कितना है 5। तो यहाँ से हमारे पास 10 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 20 और प्लस 95 यानी 115, बोले तो 1150। तो इस क्वेश्चन का आंसर 1150 हो जाएगा। सब लोग लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ब्रदर, आ जाओ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। इसके बारे में तो बता ही दिया मैंने, एकदम अपने अपने फोन में रख लेना, इसको घबराना एकदम से नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है सुस्मिता गुप्ता, मैं आपका मैसेज देख लिया हूँ, आपकी रिक्वायरमेंट को ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। देखिए हमसे कहा 1 से 10 पूर्णांकों में से दो संख्याएं a और b क्रमानुसार, अब देखिए 1 से लेकर 10 तक जो पूर्णांक है उनमें से दो संख्या चुना जा रहा है क्रमानुसार, और क्या बोल रहा है, बिना वापस किए चुना जा रहा है। एक को चुन लिए फिर दूसरे को चुन लिए, मतलब रिटर्न नहीं करना है, क्रमिक रूप से चुनना है, कॉन्जिक्यूटिव चुनना है। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है कि सर मुझे ये बताओ, अगर a/b एक पूर्णांक a/b के पूर्णांक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब हम जिस a और b को चुन रहे हैं वो इंटीजर होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगा। और ये भी ध्यान रहना है कि हम जो चुन रहे हैं ना a और b, अगर a में b से भाग दे दें तो वैल्यू हमारा इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, वैल्यू हमारा इंटीजर आना चाहिए। बताओ आप में से कितने भाई ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा और इस क्वेश्चन का आंसर लाया है। कितने भाई ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आंसर लाया है, बताओ। सब लोग बताओ मेरे दोस्त, सब लोग बनाओ। देख रहे हो, ए और बी दो नंबर चुनते हैं क्रम अनुसार, और इस प्रकार की a/b एक पूर्णांक होना चाहिए। सबसे पहले तो कहां से कहां तक का इंटीजर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 से 10 तक का। इसमें से हमें दो नंबर चुनना है ए और बी को, और ए और बी दो नंबर चुनना है इस प्रकार कि मेरे दोस्त a/b जो है ना वो हमारा पूर्णांक होना चाहिए।
तो ए बटा बी अगर पूर्णांक होना चाहिए, मेरे दोस्त ये कैसा संभव है? तो ये संभव तब होगा जब हम दो को ए मान लें, यानी दो का चयन कर लें और एक का चयन कर लें। वो जो दो नंबर है वो मेरे दोस्त हम दो का चयन कर लें और एक का चयन कर लें, तो ए बटा बी पूर्णांक हो जाएगा। या हम तीन का चयन कर लें, एक का चयन कर लें, तीन बटा एक भी पूर्णांक हो जाएगा। या मेरे दोस्त हम चार का चयन कर लें और एक का चयन कर लें, या चार का चयन कर लें और दो का चयन कर लें, तो ये भी हमारा इंटीजर हो जाएगा, फ्रैक्शन में रहेगा, डेसिमल में नहीं रहेगा, है ना। तो हम पाँच का चयन कर लें और एक का चयन कर लें तो भी इंटीजर में रहेगा। हम छः का चयन कर लें, एक का कर लें, छः का कर लें, दो का कर लें, छः का कर लें, तीन का कर लें, है ना। फिर मेरे दोस्त सात का कर लें और एक का कर लें। हम आठ का चयन कर लें, ध्यान देना अच्छे से, और एक का कर लें। या मेरे दोस्त आठ के साथ हम दो का कर लें, आठ के साथ हम चार का कर लें, नौ के साथ एक का कर लें, नौ के साथ तीन का कर लें, है ना। दस के साथ एक का कर लें, दस के साथ दो का कर लें, और दस के साथ हम पाँच का कर लें, है ना। अब आप स्वयं देखो कि हम दो ऐसा नंबर चयन करें कि ए बटा बी जो हो इंटीजर हो। तो ए बटा बी अगर इंटीजर होगा, ऐसे अगर हमको चयन करना है, तो मेरे पास चयन करने के इतने ही स्कोप होंगे, काउंट कर लो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसका मतलब ये है कि ए बटा बी अगर मुझे पूर्णांक चाहिए तो इन्हीं 17 में से कोई पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ए और बी ऐसा दो नंबर चुनना है कि ए बटा बी आपस में इंटीजर हो जाए। तो ए बटा बी अगर इंटीजर हो जाए तो मेरे दोस्त 1 से लेके 10 तक में उस दो इंटीजर का ए और बी का चयन यही हो सकता है जिससे कि ए में बी से भाग देंगे तो सारा वैल्यू इंटीजर होगा, कोई भी डेसिमल में नहीं आएगा। यानी हमारे अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 17। अब टोटल परिणाम क्या होंगे, थोड़ा उन पर भी हमें विचार करना है। तो टोटल परिणाम अगर हम देखने जाएंगे तो मेरे दोस्त आप यहां देखिए क्या हो गया। क्या भाई, क्या समस्या है? अगर टोटल परिणाम हम देखने जाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 1/1, 1/2। अब आप कहोगे 1/1 नहीं, ये भी दोनों अलग अलग है। टोटल परिणाम 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9 और 1/10। ये हो गया न्यूमरेटर में 1 रखने से, ठीक है। मेरे दोस्त न्यूमरेटर में अगर 2 रखना है तो क्या होगा, 2/1। 2/2 नहीं ले सकते हैं, सेम नहीं होना चाहिए, भी अलग अलग है। 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10। तो आप देख लीजिए मेरे दोस्त, 9 पीस यहाँ भी, 9 पीस यहाँ भी, इसी तरह से मेरे दोस्त ये चलेगा आगे, ठीक है। और आगे कहाँ पहुँचेगा, ये हमारे पास 10 तक पहुँचेगा। 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8 और 10/9, 10/10 नहीं। तो आप इस तरीके से हमको देखिए, जरा समझिए, ये 1/2, 1/3 करते हुए 2/3/4 इस तरह से 10 करेंगे, तब तो एक बार ऊपर में 1 रख के, 2 रख करके, फिर 10 रख करके, 1 रख के, 2 रख के, 3 रख के, 4 रख के, 5 रख के, 6 रख के, 7 रख के, 8 रख के, 9 रख के, 10 रख के, यानी इस तरह की 10 पॉसिबिलिटी होगी। और हर पॉसिबिलिटी में कितने इवेंट बनेंगे? 9 इवेंट बनेंगे। 9 इवेंट एक पॉसिबिलिटी में, अगर 10 पॉसिबिलिटी है इसका मतलब हो जाएगा 90। यानी 90 पता है क्या है? 90 है ए बटा बी। ए बटा बी, ए बटा बी एक इंटीजर होना चाहिए, ये हमारा अनुकूल परिणाम है। लेकिन ए बटा बी की टोटल जनरल पॉसिबिलिटी जो है वो मेरे दोस्त हमारा 90 है, ठीक है। तो अब हम अगर प्रोबेबिलिटी लेने जाएंगे तो हमारा अनुकूल परिणाम जिसमें ए बटा बी इंटीजर होना चाहिए वो मेरे दोस्त हमारा 17 है। और टोटल परिणाम जिसमें ए बटा बी इंटीजर होगा नहीं होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, बस ए बटा बी का टोटल पॉसिबिलिटी कितना हो जाएगा, तो ए बटा बी की टोटल पॉसिबिलिटी हो गया 90। यानी कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन का वो 17/90 हो गया।
17/90। ठीक है, 17/90। अब देखिए कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए इसमें समझना कितना आसान है मेरे दोस्त। 1 से लेकर के 10 तक का आपको पूर्णांक लेना है। 1 से 10 तक का पूर्णांक तो यही है। अब हमें कहा इनमें से आप दो संख्या ऐसा चुनिए जो अलग अलग हो, और प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो आप दो संख्या ए और बी चुन रहे हैं उसमें ए बटा बी एक पूर्णांक हो। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी मांगा है उसमें ए बटा बी इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब है कि ए बटा बी करने पर दशमलव में नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो मेरे दोस्त हम यहाँ से जब ए बटा बी करने गए, ये भी ध्यान रखना है कि ए बी दो क्रमागत चुना गया है, मतलब अलग अलग चुना गया है, यानी ए और बी सेम नहीं होना चाहिए। और दूसरा ए बटा बी पूर्णांक होना चाहिए। तो ए बटा बी को अगर मुझे इंटीजर बनाना है तो हमें ए और बी का चयन ऐसा करना होगा कि भाग देने से दशमलव में ना जाए। तो मेरे दोस्त हम एक को 1/1 इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम नहीं लेना है, इसलिए हमने 2/1 किया, तो दशमलव में नहीं जाएगा। फिर 3/1 किया, 3/2 इसलिए नहीं किया क्योंकि 3/2 का मतलब 1.5 हो जाएगा, दशमलव नहीं चाहिए। 2 और 1 का चयन किया, 3 और 1 का चयन किया, 4, तो 4 के साथ 1 रखेंगे, 4 के साथ 1 चुनेंगे तो भी भिन्न में नहीं आएगा, डेसिमल में नहीं आएगा। और 4 के साथ 2 चुनेंगे तो भी डेसिमल में नहीं आएगा। 5 और 1 को चुनेंगे तो डेसिमल में नहीं आएगा। 5 को 1 के अलावा कोई भी नीचे देंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, इसलिए 5 के साथ सिर्फ 1 का चयन हुआ है। फिर देखिए 6 के साथ 1 चलेगा, 6 के साथ 2 चुनेंगे तो भी इंटीजर में आएगा, 6 के साथ 3 चुनेंगे तो भी इंटीजर में आएगा। लेकिन 7 के साथ केवल 1 चुनेंगे तो इंटीजर होगा। 8 के साथ 1 चुनेंगे तो इंटीजर, 2 चुनेंगे तो इंटीजर, 8 के साथ 4 चुनेंगे तो भी इंटीजर होगा। 9 के साथ आप 1 चुनिए, चाहे 9 के साथ आप 3 चुनिए, इंटीजर ही रहेगा। 10 के साथ आप 1 चुनिए, 10 के साथ आप 2 चुनिए, 10 के साथ आप 5 चुनिए, इंटीजर ही रहेगा। यानी कि ए बटा बी को इंटीजर बना सके, ऐसी मेरे दोस्त हमारा 17 चयन हुआ। बाकी ए बटा बी का टोटल चयन कितना होगा, बस ए बी डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए, तो ए बटा बी का टोटल चयन हमारे पास 90 हो जाएगा। तो बस इतना ध्यान रखना है कि ए और बी में कोई सेम नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर 1/1 नहीं हुआ, इसलिए इसमें 2/2 नहीं हुआ, इसलिए इसमें 10/10 नहीं हुआ, है ना। तो 1/1 नहीं होगा, 2/2 नहीं होगा, 3/3 नहीं होगा, 4/4 नहीं होगा, 5/5 नहीं होगा, 6/6 नहीं होगा, 7/7 नहीं होगा, 8/8 नहीं होगा, 9/9 नहीं होगा, 10/10 नहीं होगा। तब तो मेरे दोस्त सभी में एक एक घट जाएगा। ऐसे तो 10 पॉसिबिलिटी होता, लेकिन एक घट गया 1/1 वाला, इसलिए यहाँ पर 9 रहा, यहाँ भी 9 रहा। इसी तरह से 10 तक आएंगे तो यहाँ भी 9 रहा। तो ऊपर में 1 2 3 से लेकर 10 तक रखेंगे तो 10 पॉसिबिलिटी होगा, हर पॉसिबिलिटी में 9 इवेंट होगा, इसका मतलब टोटल इवेंट 90 हो गया। अगर अभी भी समझ में आपको नहीं आया, क्रमागत का अर्थ तो लगातार होता है। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पर क्रम अनुसार चुना गया है, बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्रम अनुसार चुनने का और उसमें बात क्या, वापस नहीं करना है, चुनना है उसको रिटर्न नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम अनुसार का मतलब यहाँ है ए और बी को डिफरेंट डिफरेंट, ए और बी सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए मेरे दोस्त चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने मेरे दोस्त आपको डिटेल में समझा दिया ताकि आपको पूरी बातें समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब भाई 14 नंबर क्वेश्चन है, -6a पॉइंट -3,1 और 2,8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को अनुपात में विभाजित करता है, ए का मान क्या होगा। कोई बात नहीं, अनुपात नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे ना। अब देखिए ना, आप समझने की कोशिश करिए। ये ए और बी 2 पॉइंट है, ए और बी हमारे पास 2 पॉइंट है।
इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, इन दोनों पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को ये पॉइंट बांट रही है। किस रेशियो में बांट रही है मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, वो रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए जो पॉइंट बांटने आ रही है उसका हम x जानते हैं, जो पॉइंट बांटने आ रही है उसका हम x जानते हैं। कोई दिक्कत है? आइए ध्यान दीजिए। तो मेरे दोस्त यहाँ पर हमने देखा जो पॉइंट बांटने आ रही है उस सेक्शन पॉइंट में x का मान जानते हैं, बाकी वो दोनों पॉइंट पता है। सबसे पहले रेशियो निकाल लीजिए। बोलिए सेक्शन पॉइंट का x क्या होता है? सेक्शन पॉइंट का x होता है mx2 प्लस nx1 और बाई m प्लस n। ठीक है, सेक्शन पॉइंट का x है -6, mx2 करेंगे ये हमारे पास 2m हो जाएगा, nx1 करेंगे तो ये हमारे पास -3n हो जाएगा, बाई m प्लस n तो ये m प्लस n हो गया। अब मेरे दोस्त यहाँ देखिए -6m और -6m बराबर 2m और -3n। 2m इधर आएगा तो माइनस का 8m हो जाएगा और 6n उस पार जाएगा बराबर 3n हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आके 8n हो गया, जाके प्लस में 3n हो गया। यहाँ से m बटा n करने जाएंगे 3/8 हो जाएगा। माइनस को लेकर आप कोई टेंशन ना लो, माइनस को लेकर आप कोई टेंशन ना लो। माइनस सिर्फ ये बताने आ रहा है कि ये इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल डिवीजन है। यहाँ पर माइनस में 3/8 है ना, यहाँ पर माइनस साइन सिर्फ ये बता रहा है कि एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल। ठीक है, तो चलिए हमने m और n का रेशियो निकाल लिया। अब मुझे क्या चाहिए? सेक्शन पॉइंट का y चाहिए। तो सेक्शन पॉइंट का अगर आपको y निकालना है और आपको पता है कि देखो इंटरनल का फॉर्मूला लगाए, रेशियो नेगेटिव आ गया मतलब एक्सटर्नल हो रहा है। तो एक्सटर्नल में y कैसे निकलेगा? my2 ny1 और बाई m-n। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमारे पास my2 तो हो जाएगा 8। यहाँ ध्यान से देखिए m कितना है 3 और y2 कितना है 8, n कितना है 8 और y1 कितना है? तो y1 है 1 और बाई m-n तो m-n तो m हमारे पास 3 है, n हमारे पास 8 है। ठीक है, यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा? यानी y क्या है आपका? a ही ना है, तो कायदे से यहाँ पर हो जाएगा 24, 24 में 8 गया तो 16 और बटे में -5, यानी आ रहा है -16/5। तो आप सबको मेरे दोस्त आ रहा होगा -16/5। ठीक है, तो -16/5 यहाँ पर आ रहा होगा। अरे हम कोई भी डिवीजन लगा सकते हैं, मेरा मन होगा एक्सटर्नल इंटरनल कोई भी लगा सकते हैं, कोई भी। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरनल हमारा जो मन है वो फॉर्मूला लगा दिए। अगर हम यहाँ इंटरनल लगा दिए और रेशियो नेगेटिव आ गया तो मतलब एक्सटर्नल हो गया, हम जान गए एक्सटर्नल हो गया। अब मेरे दोस्त एक्सटर्नल हो गया तो क्या दिक्कत है? हमको तो ए का मान चाहिए, सेक्शन पॉइंट का ए निकाल लीजिए। अब सेक्शन पॉइंट का ए निकालेंगे मतलब सेक्शन पॉइंट का वाई। जब जान गए एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना। हो जाएगा m है 3 और y2 8 है, n 8 है और y1 देखो ये x2 y2 है, x1 y1 है, 1 हो गया। सॉल्व कर दिया, -16/5 हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? ये हो गया। ये सब बकवास ऑप्शन है, ऑप्शन बकवास बनाया हुआ है। हमें पॉइंट थोड़ी ना मांगा था, हमें तो ए का मान मांगा था, है ना। चलो अब इसको देख लो मेरे दोस्त, ये क्या है? हमें कह रहा है इस त्रिकोणमितीय सर्वसमीका 1 + cot² 1 - cos 1 + cos, बताइए क्या होगा आंसर। तो मेरे दोस्त यहाँ पर थीटा का मान आप 45 रख लो, वेरी सिंपल हो जाएगा। थीटा का मान 45 रखोगे तो मान रखो यहाँ पर 1 + 1 1 - 1/√2 और ये 1 + 1/√2 क्या हो जाएगा? ये तो हमारा 2 हो जाएगा, a - b × a + b, a² - b² हो जाएगा। 2 और इंटू 1/2, रिजल्ट कितने हो जाएंगे? 1। तो रिजल्ट ये हमारा 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो
अब 16 पे आ जाओ, देखते हैं 16 क्या है। ओ, सेंटर ओ और रेडियस 4 वाले एक वृत्त की जीवा ए बी 4 सेमी लंबी है। जीवा ए बी पर बने वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये एक सर्कल है जी, एक जीवा है, इसका कोड, ये है कोड ए बी, लेंथ दिया है 4, मान लो ये सेंटर है। अगर हम इसको इससे मिला दें तो मित्र ये रेडियस हो जाएगा, ये भी मेरा रेडियस हो जाएगा। हो गया? हाँ जी सर। अब ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और रेडियस के बारे में भी क्या कहा? 4 सेमी ही कहा है। ये हमारे पास 4 सेमी हो गया। ठीक है, अब बड़े प्यार से देखो, अगर ये 4 ये 4 ये 4 है तो मित्र ये हमारा क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। 4 4 4 है तो ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। हाँ या ना? हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कह सकते हो? हमसे कहा कि इस सेक्टर का एरिया क्या होगा। तो मेरे दोस्त, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकालने जाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर, तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमारा हो क्या जाएगा? थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमारे पास 60 है, बाई 360 हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 4 है, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखिए 16, 16 यानी 8 पाई, 8 पाई बाई 3 इसका रिजल्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बड़े आराम से, बहुत मज़े से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, इसको देखते हैं। एक खोखले गोलीय कोष की आंतरिक और बाह्य व्यास 6 और 8, मेरे दोस्त 6 और हो गए 10। क्यों कर रहे हो सर? 10 के अकॉर्डिंग आंसर बनाया हुआ है और आपका आंसर मैच नहीं किया होगा, आप टेंशन में हो रहे होंगे रिजल्ट में। तो 10 के अकॉर्डिंग आंसर बनाया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने डायमीटर को वहाँ पे 10 कर दिया। आप एग्जाम में ऐसा मत कर लेना, ठीक है। एक खोखले गोलीय कोष की इंटरनल और एक्सटर्नल रेडियस इतना रेडियस नहीं है, डायमीटर है। देखो भाई, ये हमारे पास एक खोखला गोला है, खोखला गोला, ठीक है, एकदम मेरे दोस्त ये खोखला गोला है। इसको अपनी ओर से कुछ और करने का प्रयास मत कर लेना। ये खोखला गोला है, ठीक है। अब ये देखो इंटरनल, अगर इंटरनल डायमीटर 6 है तो रेडियस कितना होगा? 3, और एक्सटर्नल डायमीटर 10 है तो रेडियस कितना होगा? 5। अब इसको पिघला करके 14 सेमी व्यास वाले एक बेलन बनाया गया। बेलन की ऊंचाई क्या होगा? कोई बात नहीं, गोला से बेलन बनाएंगे, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। खोखले गोले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 4/3 पाई, बड़ी आर क्यूब माइनस छोटी आर क्यूब। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, डायमीटर 14 है तो व्यास 7 हो जाएगा, और इंटू एच, एच हमें नहीं मालूम। अब मेरे दोस्त देखो यहाँ पर पाई से पाई हमारा चला गया, ठीक है। ये 7/4/3 है, 125 में अगर 27 घटाएंगे तो 98 होगा। ये 49 और इंटू एच, तो मेरे दोस्त 49 से 2 बार में 98 जाएगा, 8/3 हो जाएगा। 8/3 आपका हाइट हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है, चलो ये हमारा 17 नंबर सवाल हो गया। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, 18 नंबर की ओर चले। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको समझिए। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीना को कुल मिलाकर 25 नोट मिल गए। ज्ञात करें कि मीना के पास 50 रुपये और 100 रुपये वाले कितने कितने नोट मिले हैं। सबसे पहले एक काम करिए, 50 रुपये वाले और 100 रुपये वाले, मान लीजिए कि 50 रुपये वाले उसको एक्स नोट मिले हैं, 100 रुपये वाले वाई नोट मिले हैं।
दोनों मिला के कुल कितने नोट हैं? 25 नोट हैं, है ना। हमने क्या किया है वो देखिए, हमने यहाँ पर 50 रुपए का मान लिया एक्स नोट मिला है, 100 रुपए का वाई नोट मिला है, कुल मिला के नोटों की संख्या कितना है? 25। अब क्या कहा गया मेरे दोस्त? अब है इसका वैल्यू। वैल्यू जरा देखो, 50 रुपए के एक्स नोट है, वैल्यू 50x हो जाएगा। 100 रुपए के वाई नोट है तो वैल्यू 100y हो जाएगा। और इस तरह से टोटल वैल्यू कितना है? 2000। अब इसको हम सॉल्व करने चले जाएंगे। 50 से 50 दूनी 100 और 50 से इसको काटेंगे, 50 चौको 200। ठीक है, अब यहाँ पर अगर थोड़ा हम इसे सॉल्व कर लें, मान लो दोनों इक्वेशन को सिर्फ घटा ही लें, तो एक्स एक्स तो खत्म हो जाएगा, y में 2y जाएगा -y हो जाएगा, 25 में 40 जाएगा -15 हो जाएगा। तो इस तरह से y का मान हो गया 15। अब x प्लस y ये मिलकर 25 है, जिसमें y अगर 15 है तो x कितना होगा? 10। तो इस तरह से 10,15 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। आप ऑप्शन से भी चल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बाय ऑप्शन भी आप चल सकते थे, ऐसा मान सकते थे कि 50 रुपए का 10 नोट और 100 रुपए का 15 नोट, तो प्राइस टोटल कितना वैल्यू हो जाता? 500 और प्लस में 1500, एकदम से वैल्यू हो जाता 2000। तो आप ऑप्शन से भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। बाय ऑप्शन भी आप चल सकते थे, और मेरे दोस्त आप इस तरीके से भी बना सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। हाँ हाँ, दोनों तरीके से बता दिए हैं, ज़्यादा प्राण मत गवाओ। देखो यहाँ पर यहाँ देखो, ये मेरे दोस्त ए, एक ये इक्वेशन दिया हुआ है और एक ये इक्वेशन दिया हुआ है। क्या करना है? दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दो बस। अब आप इसको स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा? मैं तो छोड़ो ना, स्क्वायर स्क्वायर क्या करना है? थीटा का मान सीधे 0 डिग्री पुट कर दो, सीधा 0 डिग्री पुट करो, देखो कितना आसानी से होता है। साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 होगा, तो a इंटू 1 a और बराबर कितना? m। फिर देखो थीटा का मान 0 डिग्री है, साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 हो जाएगा। ये माइनस b का मान n है, तो बताइए b बराबर क्या होगा? -n होगा। अब आपको क्या करना है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर करना है। तो देखिए ना, m का मान a है तो हो जाएगा a स्क्वायर, n का मान -b है, -b का स्क्वायर तो b स्क्वायर ही होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। कहाँ समस्या है? कोई समस्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसको देखो, ये क्या कह रहा है? एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक मिले, ये अंक प्रतिशत के रूप में 75 थे। यदि परीक्षा में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाए तो उसके जो प्राप्त अंक हैं वो 76% हो जाएंगे। बताइए सर, परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक क्या होंगे? तो मेरे दोस्त आप यहाँ पर सोच सकते हो, परीक्षा के संभावित अधिकतम अंक क्या होंगे। अब सोचो, अगर हम ऑप्शन से 24 मान लें तो क्या बोला है? इस 24 का 75% उसे मिल रहा था शुरू में, तो हो जाएगा 3/4, 6 छेतिया कितना। अब कहा कि अगर इसमें एक अंक के प्रश्न और जोड़ दिए जाएं, इसमें एक अंक का प्रश्न एक और जोड़ दिया जाए, यानी फुल पूर्णांक 25 कर दिया जाए, तो जो इसे प्राप्त होगा वो 76% प्राप्त होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए 19 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पुराने पूर्णांक का 75% मिल रहा था तो 18, एक अंक का प्रश्न और जोड़ दिए तो 76 मिलने लगा, तो 19। और आप देख लीजिए, एक अंक का प्रश्न जो आपने जोड़ा है तो एक अंक ही तो ज़्यादा इसको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुराना मैक्सिमम मार्क्स, यानी पुराने जो टोटल अंक हैं वो कितने हैं? 24। पुराने जो टोटल अंक हैं वो कितने हैं? मतलब पुराना फुल मार्क्स कितना है? 24। नया वाला फुल मार्क्स जब एक अंक के प्रश्न और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि आज मुझे
एक अब थोड़ा मुझे जल्दी निकलना होगा, कुछ काम है, ठीक है। तो मेरे दोस्त हम यहीं पर आज डिस्कशन को रखते हैं 20 क्वेश्चन पर। कल जब हम डिस्कशन करने आएंगे तो पहले कल का पूरा सेट करा देंगे और लास्ट में इस 20 क्वेश्चन को जो बचा हुआ आज का है वो करा देंगे। ज़्यादा टेंशन में नहीं आना, शुरू में ही मैंने ये बात आपको आज कह दिया था, ठीक है। धन्यवाद, गुड नाइट।